बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स आज हम बीएस इंग्लिश का इंग्लिश लिटरेचर का हमारा पोइट्री का पेपर है और उसके सिलेबस में शामिल रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग पोइम है जिसका नाम है द लास्ट राइड टुगेदर। इसको मैं डिस्कस करूंगा। मैं स्टूडेंट्स इसका टाइटल आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्रीफ से इसकी समरी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ और साथ इसका क्रिटिकल एनालिसिस कर देता हूँ ताकि आपको रॉबर्ट ब्राउनिंग की इस मशहूर ज़माना जो ड्रामेटिक मोनोलॉग वाली पोएम है, यानी इस वो पोएम जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के स्टाइल में लिखी गई हो, वो हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स द लास्ट राइड टुगेदर का टाइटल ज़रा देखिए। लास्ट में आखिरी होता है राइड, कहते हैं सवारी को, और टुगेदर होता है मिलकर इकट्ठे। यानी अगर हम इस टाइटल को बात करते हैं तो टुगेदर से मुराद पोइट की ये मुराद है कि वो अपनी महबूबा के साथ उसने जब आखिरी राइड की, यानी महबूबा से वो एक ठुकराया गया एक आशिक है, एक ऐसा लवर है हु हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द बिलव्ड एंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लवर, और लवर की रिक्वेस्ट पर, और क्वाइट अमेजिंगली हैरान कुन बात है कि उस बिलव्ड ने उसको रिस्पॉन्स दिया और उस आशिक की रिक्वेस्ट पर वो उसके साथ घोड़े के ऊपर एक लास्ट राइड करने पे विलिंग हो गई, रेडी हो गई, तैयार हो गई। और पोएट उस तनाज़र में फिर ये बात करता है कि किस तरह से उसने आखिरकार महबूबा को अगरचे पूरी तरह हासिल नहीं कर सका, वो अगरचे वो अपने इस इश्क में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा है, अपनी तरफ से नहीं, महबूबा की तरफ से। महबूबा की तरफ से वो जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स था जिससे उसकी ज़िंदगी शादमान हो सकती थी और दुनिया में जन्नत बन सकती थी, वो अगर जो उसे चीज़ नहीं मिले, लेकिन स्टिल वो उस आखिरी राइड को हासिल करके भी, पा के भी बहुत खुश है और मुतमिन है और कनायत परस्त है। स्टूडेंट्स याद रखें, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होते हैं ना, उसका ये एक बाबा है जिसे हम कहते हैं ना कि ग्रेट राइटर है ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखने के हवाले से। ड्रामेटिक मोनोलॉग से शायरी की कौन सी टाइप है ये भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं। तो आइए स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगाज़ करते हैं। द लास्ट राइड टुगेदर इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिसे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा था। दैट एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ अनफुलफिल्ड लव, जो कि नामुकम्मल मोहब्बत और वो मोहब्बत जो अधूरी रह गई हो, जो पाया तकमील को ना पहुंची हो, उसके थीम को पेश करती है, तलाश करती है। एक्सेप्टेंस और फिर कबूलियत, यानी कनायत प्रस्ती। एक्सेप्टेंस यानी हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा आशिक दिखाया गया है जो कि अपनी इस जो मौजूदा सूरत हाल है उसको पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है, उसके ऊपर कनायत प्रस्त हो जाता है, कंटेंटेड हो जाता है। एंड द ट्रांजिट नेचर ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का जो आर्जीपन है, ट्रांजिट नेचर है, यानी ज़िंदगी की जो नौइयत आर्जीपन वाली है, उसको कबूल कर लेता है। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह का ये ड्रामेटिक मोनोलॉग इसने लिखा है। ये तो इसका हो गया ये 2.5 लाइनों का जो मैंने आपके लिए लिखा है स्टेटमेंट। इसका इंट्रोडक्टरी जो सेंटेंस है ये जाहिर करता है कि इसके अंदर है क्या। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये जो टर्म है ना ड्रामेटिक मोनोलॉग, मैं इसके ऊपर अलग से भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है ये पहले आपको मैं उस जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी है ड्रामेटिक मोनोलॉग की। याद है स्टूडेंट्स कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है एक ऐसा पीस ऑफ लिटरेचर होता है जिसके अंदर एक करेक्टर सिर्फ अपने आप से बातें करता है, यानी एक करेक्टर टॉक्स टू वन सेल्फ, वो अपने आप से बात कर रहा था, या फिर वो बात तो कर रहा होता है किसी से, लेकिन वो जो सामने वाला यानी वो जो एड्रेसी है, यानी जिससे वो मुखातब हो रहा होता है या जिसके बारे में बात कर रहा होता है, वो एज ए साइलेंट स्पेक्टेटर उसके साथ मौजूद हो सकता है, वो उसकी गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लेते, वो जस्ट अपनी सुना रहा होता है, अपनी इनर वर्किंग, उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था वो सिर्फ उसी को बीट्रे कर रहा है, उसको एक्सपोज कर रहा होता है, वही दिखा रहा होता है। उसके दिमाग के अंदर लगी जो जंग है, जो कन्फ्लिक्ट है, उसके दिमाग में पकने वाली जो खिचड़ी है, वो जब वो शेयर करता है, लेकिन वो दूसरा जो करेक्टर है, वो जो जिससे मुखातब हो रहा था, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, वो मौजूद तो हो सकता है उसके सामने, लेकिन वो उसके साथ गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लेता। तो आपने बीए के अंदर भी जिन लोगों ने मुझसे ग्रेजुएशन की है और या ग्रेजुएशन की है जिन्होंने, उन्होंने हमारे यहाँ एडीबी पार्ट 1 की जो पोइट्री है या बीए पार्ट 1 की जो पोइट्री का सेक्शन था, उसके अंदर पोएम नंबर 6 थी, पैट्रियट इनटू ट्रैक्टर, मुहब्बे वतन से गद्दार वतन तक। वो नज़म भी इसी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी थी और वो भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग था।
ड्रामेटिक मोनोलॉग की एक सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इसकी एंडिंग हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होती है। इसके एंड के ऊपर यानी दुखड़ा पूरा वो सुनाएगा अपना। उस नज़म के अंदर पैट्रियाट लिटरेचर के अंदर भी पोएट ने दुखड़ा अपना सारा सुनाया है। आपने रूजो जवाल की दास्तान सारी सुनाई है उस पोइम के अंदर भी, लेकिन एंड पे वो क्या है, वो मुतमिन नज़र आता है, वो पुर उम्मीद नज़र आता है। इसका ऑप्टिमिस्टिक पहलू जो होता है ना, उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग की ये खूबी है कि इसके अंदर ऑप्टिमिस्टिक पहलू होता है। इस नज़म के अंदर भी हमें ऑप्टिमिस्टिक पहलू नज़र आएगा। तो आइए देखते हैं इसकी पहले मोनोलॉग की। द वर्ड मोनोलॉग इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। वर्ड मोनोलॉग जो है ये दो लफ्ज़ों का कम्बिनेशन है। एक मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, मीन्स वन, और लॉग का मतलब गुफ्तगू। तो मोनोलॉग का मतलब एक शख्स की गुफ्तगू। जैसे हम डायलॉग कहते हैं दो लोगों की गुफ्तगू, ट्राईलॉग होता है तीन लोगों की गुफ्तगू, इस तरह टेट्रालॉग चार लोग मिलकर जब बातें कर रहे हो। तो ये मोनोलॉग का मतलब एक शख्स की गुफ्तगू, और फिर ऊपर से ये ड्रामाई गुफ्तगू वो हम पढ़ते हैं। टॉकिंग, तो लॉग मीन टॉकिंग, सो मोनोलॉग मीन्स टॉकिंग टू वन सेल्फ। इसका मतलब वन सेल्फ यानी अपने आप से बातें, या फिर टॉकिंग ऑफ ए पर्सन टू ए साइलेंट लिसनर, या एक शख्स की बातें किसके साथ, एक खामोश सामे के साथ। सामिया मीन सुनने वाला, खामोश सामीन भी कह सकते हैं। तो खामोश लिसनर्स एड्रेसेस जिनसे हम मुखातब होते हैं वो खामोश होकर सुनते रहें। और ड्रामेटिक मोनोलॉग इज टाइप ऑफ पोएम, ऐसी पोएम होती है ऑफ स्पीच, या फिर ऐसी तकरीर होती है विच इज़ इन सिंगल करेक्टर, जिसमें एक सिंगल करेक्टर स्पीक्स टू साइलेंट लिसनर, जो कि साइलेंट लिसनर से बातें करता है। इन ड्रामेटिक मोनोलॉग द स्पीकर रिवील्स द हिज थॉट्स, वो अपनी थॉट्स बताता है, अपनी सोच बताता है, अपने फीलिंग्स का इजहार करता है। जैसे कि हमने पैट्रियाट लिटरेचर पोएम जो मैंने आपको बताई, BA वाली पोएम नंबर जो 6 थी, उसके अंदर वो अपनी फीलिंग्स बताता है, अपनी थॉट्स बताता है, और अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताता है। दिस लिटरेरी डिवाइस, और ये जो एक अदबी डिवाइस है, एक तरीका है, एक टेक्निक है, एक टूल है, इसे अदबी टूल कहते हैं, एक लिटरेचर का टूल है। इस कॉमनली यूज्ड टू डेल्व इनटू द साइकोलॉजी। ये डेल्व इनटू साइकोलॉजी का मतलब होता है कि हम साइकोलॉजी नफ्सियात के अंदर जा गोता मारते हैं, और उसके अंदर हम डीपली नफ्सियात को जाके उसके अंदर घुस जाते हैं। इनर लाइफ ऑफ स्पीकर, और स्पीकर की इनर लाइफ उसको बीट्रे करता है, जाहिर करता है। एंड दिस वे द स्पीकर एक्सपोजेज, इस तरह से पढ़ने वाला जब बेनकाब करता है, एक्सपोज करता है अपनी इनर वर्किंग को, मोटिवेशंस को, अपने माइंड के अंदर होने वाले जो मोटिवेशंस हैं, और बिलीव्स को, और अपने अकीदों को, अपने इत्कादात को, और अपने दिमाग के अंदर जो इनर वर्किंग हो रही होती है, जो कन्फ्लिक्ट है, यानी उसके दिमाग के अंदर जो जंग लगी है ना, वो उसको एक्सपोज करता है। आ फ्यू की फीचर तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इंक्लूड, जब की फीचर मैंने आपको बताया, एक तो सिंगल स्पीकर होता है, ये आप जेन में रख लें, बस इतनी सी बात जेन में रखेंगे, सिंगल स्पीकर होता है। इसे एक करेक्टरी क्या करता है, स्पीक आउट करता है। दूसरा बेटे इम्प्लाइड ऑडियंस मौजूद होती है, ऑडियंस तो सामने मौजूद है, या एक शख्स, एक एड्रेसी, एक मुखातब बंदा मौजूद, जिसे मुखातब कर रहा था, खताब करने वाला, तो वो खामोश होते हैं, ऑडियंस मौजूद होती है। द करेक्टर स्पीक्स टू वन इम्प्लाइड लिसनर हु रिमेन साइलेंट, जो चुप ही रहता है। इन दिस वे द स्पीकर अलाउज द ऑडियंस और रीडर्स टू इंटरप्रेट स्पीकर्स पर्सपेक्टिव, और यूँ इस तरह से सुनने वालों को मौका मिलता है, ऑडियंस को या रीडर्स को मौका मिलता है कि वो खुद तशरीह करें उस बोलने वाले के तनाज़र की, कि वो किस तनाज़र में बेचारा बातें कर रहा है, वो क्या रोना रो रहा है, उसकी बात का तनाज़र क्या है, उसकी बात का पर्सपेक्टिव क्या है, मंजरनामा क्या है, विदाउट इंटरफ्रेंस, लेकिन मुदाखलत नहीं करती। दूसरा साइकोलॉजिकल डेप्थ में चला जाता है सारी बात। इसके अंदर बोलने वाला यानी जो स्पीकर होता है अपने साइकोलॉजिकल डेप्थ दिखाता है। ये बात आप जहन में रख लें कि ड्रामेटिक मोनोलॉग का पेपर ये पोइट भी शामिल इसलिए किया गया है ताकि लिटरेचर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो एक लिटरेरी टेक्निक है ये क्या है, और किस तरह से रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसको पोएम्स के अंदर क्या किया, इस्तेमाल किया। द मोनोलॉग रिवील्स द स्पीकर इनर थॉट्स, ये बोलने वाले के इनर थॉट्स को जाहिर करती है, इनर कन्फ्लिक्ट और इमोशंस को जाहिर करती है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफन एक्सपोजेस द एस्पेक्ट्स ऑफ द स्पीकर्स पर्सनैलिटी, और इससे बोलने वाले की शख्सियत हमारे सामने आती है जो कि अदरवाइज मुमकिन नहीं होनी थी, दैट माइट नॉट बी ऑब्वियस, जो कभी भी वाज़ह ना होती अदरवाइज बसूरते देखकर। ये बातें, और सबसे बड़ी बात मैंने आपको स्टूडेंट्स ये बताई है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने और भी लिखी हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके अंदर रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये वाली पोएम माय लास्ट डचेस जो है वो शामिल है, और ये हमारे ये जो BS इंग्लिश का मैं आपको सिलेबस करवा रहा हूँ उसके अंदर ये वाली चीज़ शामिल है। तो इसकी ये नज़में और भी हैं, माय लास्ट डचेस भी और द लास्ट राइड टुगेदर भी, तो ये नज़में इसकी मशहूर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब इस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की डेफिनेशन को तैयार करने के बाद हम इसकी समरी को देख लेते हैं और फिर इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। स्टूडेंट्स, द लास्ट राइड टुगेदर यानी इकट्ठे आखिरी सवारी इज द ड्रामेटिक मोनोलॉग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। द स्पीकर हु हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय हिज ब्लड, इसके अंदर एक मुकर्रर दिखाया गया, बोलने वाला दिखाया गया है
एक स्पीकर दिखाया गया जो कि रद्दशुदा है। किसके हाथों? अपने महबूब की जानब से। तो महबूब की तरफ से रद्द किया गया एक स्पीकर यहाँ पे नज़र आता है, मेक्स अ फाइनल रिक्वेस्ट। और इसमें हम देखते हैं कि वो एक आखिरी इल्तिजा करता है, आखिरी दरख्वास्त करता है अपनी महबूबा से, टू मेक वन लास्ट ट्रिप टुगेदर या वन लास्ट राइड टुगेदर, कि उसके साथ एक आखिरी बार क्या कर ले, राइड कर ले घोड़े के ऊपर बैठकर। ये बग्गी नहीं है, एक घोड़ा ही मैंने जो यहाँ पे कंसीव किया है, मुझे उससे अंदाज़ा हुआ है कि वो घोड़े के ऊपर बैठ के साथ उसके साथ राइड करना चाहता है। सरप्राइजिंगली और हैरान कुन हद तक, वैसे आमतौर पे होता नहीं है, एक रिजेक्टेड लवर जो होता है उसकी महबूबा उसे इस तरह का इल्तफात दे दे, मैं तो कहता हूँ हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान की शायरी के अंदर वैसे क़यामत आ जाए। सरप्राइजिंगली हैरान कुन बात यह कि शी एग्रीज, वो एग्री हो जाती है। नोट कीजिए कि वो राइड की रिक्वेस्ट करता, लास्ट राइड की, और वो पहले थोड़ा सा अपनी नज़रें झुकाती है और वो थोड़ा सा उसे वेटिंग में रखती है। आप पोइम का जब टेक्स्ट पढ़े ना तो वेटिंग में रखती है, और ये पोइट बताता है कि मेरे लिए वो क़यामत से कम लम्हा नहीं था, कि अगर उसने इनकार कर दिया तो वो तो जीते जी मर जाएगा, और अगर उसने इकरार कर लिया कि हाँ मैं तुम्हारे साथ आखिरी राइड कर लेती हूँ, तो शायर के लिए एक पुरुम्मीद थी, एक उम्मीद, और उसकी आंखों में एक रोशनी की, एक उम्मीद की एक चमक उठ करी जब उसकी महबूबा ने सर उठाया और उसको हाँ में जवाब दे दिया। अच्छा, विच बिकम्स अ मोमेंट ऑफ पीस एंड रिफ्लेक्शन, जो कि शायर के लिए एक सोच का। और फिर जब शायर उसको आखिरी राइड करवा रहा होता है और वो राइड पे जा रहे होते हैं, तो शायर उस वक्त दुनिया की बेसबाती या दुनिया का जो बेसबाती है और दुनिया के अंदर जो सैकड़ों हज़ारों और लाखों लोग नाकामी से दो चार हुए कोशिश के बावजूद, उनके बारे में सोचता है कि अगर दुनिया में वो लोग बड़े बड़े यहाँ पे आए इस दुनिया में जिन्होंने बड़ी बड़ी कोशिश की, एफर्ट की, लेकिन अपनी कोशिशों में वो नाकाम हो गए, तो मैं अगर अपनी इस महबूबा की मोहब्बत पाने में अगर नाकाम हो गया हूँ तो फिर क्या हुआ। वो अपने आप को समझा लेता है। कनायत और शुक्रगुजारी यहाँ पे उसने दिखाई है। तो ये वो रवायती आशिक की तरह रो नहीं रहा, रवायती आशिक की तरह वो कोई कोई गोलियां नहीं खा रहा है, नींद की ज़्यादा गोलियां खा के खुदकशी नहीं कर रहा, एक रवायती आशिक की तरह जो है वो दुनिया से मुंह नहीं मोड़ रहा। वो तो आप नोट करें यहाँ पे कि वो तो बल्कि हैप्पी हो गया है कि चलो कम अज़ कम मेरी यही कामयाबी सही कि मैं अपनी महबूबा को आखिरी बार अपनी राइड पे तो ले जा रहा हूँ ना, कम अज़ कम वो मेरे साथ तो है ना। और कहता कि अगर मेरी दुनिया में सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, जैसा कि इंसान चाहता भी है कि इस दुनिया में सारी इच्छाएं और उसकी जो ख्वाहिशें वो पूरी हो जाएं, तो फिर आखिरत में क्या बचेगा। तो आखिरत की बात वो करता है कि मैं आखिरत में मैं यही फिर ख्वाहिश करूँगा वहाँ पे जाकर अगले जहान में कि मेरी महबूबा चलो दुनिया में मेरे संग ना सही तो यहाँ पे तो मेरे संग। और कहता फिर वो लाइफ तो अबदी लाइफ है, वो हमेशा की ज़िंदगी है। तो इस तरह की फिर वो अपने आप को, दिल को करार देने के लिए, सुकून देने के लिए उम्मीद की बात करता है। बिल्कुल आपने उस पोइम के अंदर भी ड्रामेटिक मोनोलॉग जो हमने बीए वाला पढ़ा पैट्रियट एंड ट्रेटर के अंदर भी, उसे वो मार रहे हैं, पब्लिक उसे मार रही है, उसे गद्दार समझ रही है और उसको मारना चाहती है, लेकिन वो मुतमईन है कि अगले जहान जब मैं जाऊँगा तो अल्लाह मुझे यही चीज़ वहाँ पे देगा, नवाजेगा। सरप्राइजिंगली हो गया जी। इंस्टेड ऑफ लेमेंटिंग, और अफसोस करने की बजाय, मातम करने की बजाय, दुख का इजहार करने की बजाय, वीपिंग एंड शोइंग ग्रीफ इसका माना होता है लेमेंटिंग का, ओवर इज फेल्ड रिलेशनशिप, अपने से नाकाम तल्लक पर ही फाइंड्स कंफर्ट इन द फैक्ट, वो इस हकीकत में सुकून पाता है दैट ही कैन एटलीस्ट शेयर हिज राइड विद हर, कि कम अज़ कम वो अपनी महबूबा के साथ अपनी आखिरी राइड तो शेयर कर रहा है, यही उसके लिए कामयाबी काफ़ी है। एज द राइडर, जैसे वो सवारी करते हैं द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स, तो ये हमारा जो मुकर्रर है जो मैं कहानी सुना रहा है अपनी, वो गौर हौज करता है, गौर फिक्र करता है द नेचर ऑफ सक्सेस, कि दुनिया में कामयाबी किस नौइयत की है, कैसे कैसे मिलती है और कैसे कैसे नाकामियाँ भी मिलती हैं, इसके ऊपर गौर करता है। एंड फेलियर इन लाइफ, और ज़िंदगी में नाकामियों के नेचर पे गौर करता है। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ए सोल्जर, कहता है कि दुनिया में बड़े बड़े फौजी आए, अपने मुल्क की खातर लड़े, शहीद हो गए, अपने मुल्क की खातर लड़ते हुए कामयाबी समेट के भी वापस आए कई। तो सारा कुछ इस दुनिया में चलता है, ज़रूरी तो नहीं है कि हर इंसान की जो है हर ख्वाहिश जो है वो क्या पूरी ही हो, हर इंसान का बनाया गया जो प्लान है वो उसको हमेशा मस्बत ही रिज़ल्ट मिले। नेगेटिव रिज़ल्ट भी तो दुनिया में मिलते हैं ना। अगर सारा कुछ ही पॉजिटिव और पॉजिटिव ही मिलता चला जाए तो दुनिया के अंदर तो फिर इन ख्वाहिशों की कोई अहमियत ही ना रहे। ये वो बात करता है, पोइट्स की बात करता है एंड स्टेट्समैन, और दुनिया के बड़े बड़े जो मुदब्बर सियासतदान उनकी बात करता है। क्वेश्चनिंग द ट्रेडिशनल मार्कर्स ऑफ सक्सेस, और वो कहता है कि जो कामयाबी के जो मार्कर हैं, यानी कामयाबी को जो चीज़ें मार्क करती हैं, वो जो रवायती स्टैंडर्ड्स हैं कामयाबी को, उनको शक की निगाह से फिर वो देखता है।
डिस्पाइट नॉट अचीविंग, और इसके बावजूद कि वो हासिल नहीं कर पा रहा, यानी हासिल ना करने के बावजूद, डिस्पाइट नॉट अचीविंग व्हाट ही डिजायर्ड फ्रॉम हिज बिलव्ड, जो कि वो अपनी महबूबा से चाहता था, ही बिगिंस टू सी हिज ओन एक्सपीरियंस, वो अपने तजर्बे को देखना शुरू कर देता है एज अ फॉर्म ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी है। द लवर फाइंड्स ब्यूटी इन द फ्लीटिंग जॉय, और ये जो खुशियाँ उसे सिरक रही हैं ना इस उम्र में, उसकी महबूबा आखिरी बार उसके साथ आई है, और ये आखिरी दम लेती लज्जतें हैं, खुशियाँ जो कि उनके साथ वो महसूस कर रहा है अपनी महबूबा को अपने साथ पाकर। तो फ्लीटिंग जॉयस, फ्लीट होता है भागती हुई, सिरकती हुई, किसी के कदमों से नीचे जब कुछ चीज़ सिरकती है उसको फ्लीटिंग कहते हैं। अब इस फाइनल मोमेंट अपने इस आखिरी लम्हों की क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। ब्राउनिंग्स पोएम द लास्ट राइड टुगेदर इज सिग्निफिकेंट, ये बड़ी अहम है फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ कम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस, के अंदर इंसान के जो पेचीदा इमोशंस हैं वो दिखाए गए, पार्टिकुलरली अबाउट द लव एंड एक्सेप्टेंस, खास तौर पे मोहब्बत और फिर मोहब्बत बेनकामी पे वो जो इंसान कबूलियत करता है। कई लोग होते हैं मोहब्बत के इन मामलों में वो इस चीज़ को कबूल कर लेते हैं। वो क्या है कि इंडिया का एक मशहूर सॉन्ग था, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो ये जैसे एक नज़म के अंदर में नज़र आता है कि किसी एक शख्स की खातर पूरी दुनिया छोड़ देना भी तो मुनासिब नहीं है ना। द स्पीकर्स एटीट्यूड शिफ्ट फ्रॉम डिस्पेयर, और शायर का जो रवैया है पहले मायूसी वाला था, मायूसी से वो किधर चला जाता है, टू रिजाइन जॉय। रिजाइन जॉय का मतलब होता है कनायत परस्ती पर मबनी खुशी। कनायत परस्त भी इंसान हो जाए ना तो उसमें भी बड़ी खुशी आती है, इंसान को लज्जत आती है। अल्लाह पे अल्लाह ताला ने जो बंदा कनायत कर लेता है ना कि अल्लाह के फैसले पे साबर हो जाता है तो उसे भी खुशी मिलती है, वो एक रूहानी खुशी होती है, उसे कोई गम नहीं लगता। ये सिंपली शेयर द मोमेंट, वो सिंपली शेयर करता है एक लम्हा बेदार अपनी महबूबा के साथ। दो हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग थ्रू दिस, इस ड्रामाई मोनोलॉग के जरिए ब्राउनिंग वांट्स टू कन्वे द आइडिया, ब्राउनिंग ये ख्याल पेश करना चाहता था, लाइफ डजंट ऑलवेज डिलीवर व्हाट वी विश, कि ज़िंदगी हमेशा ही डिलीवर नहीं करती जो हम चाहते हैं। ये इसका थीम भी है कि ज़िंदगी हमेशा ही नहीं डिलीवर करती जो हम चाहते हैं, बट क्या वी कैन फाइंड मीनिंग इन व्हाट इट डज ऑफर, लेकिन हम उसमें भी कोई मफहूम ढूंढ सकते हैं जो ज़िंदगी हमें देती है। तो चलो ज़िंदगी ने उसे जितना दिया है, यही मौका दिया है कि वो आखिरी राइड कर रहा है, तो कहता है ये यार इसको भी बस इसको तो एंजॉय कर लो। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कोई भी आशिक होता इस रॉबर्ट ब्राउनिंग की तरह और वो महबूबा आखिरी बार उसके साथ जा रही हो, तो मेरा ख्याल है उसने तो रो रो के वैसे पागल हो जाना था कि वो आखिरी बार जुदाई के वक्त हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह से आंसू बहाए जाते हैं, सिसकियाँ आहें की जाती हैं, लेकिन क्या बात है, शायर एक, मैं कहता हूँ एक स्टोइक, एक पत्थर का जैसे दिल उसने बना लिया अपना। तो इमोशंस के पीछे जाहिर बात है कि फिर हमारी ये थॉट्स होती हैं। ब्राउनिंग सजेस्ट दैट द मैयर ऑफ सक्सेस, की कामयाबी की पैमाइश इज़ नॉट अचीविंग ड्रीम्स, इसमें नहीं है कि आप ख्वाबों को क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, बट एम्ब्रेसिंग लाइफ मोमेंट्स, बल्कि ज़िंदगी के मोमेंट्स को गले लगा लेना ही क्या है, कामयाबी का एक मैार है। द स्पीकर रिफ्लेक्शन, और स्पीकर की जो गुफ्तगू है, गौर हौज है, गौर फिक्र है ऑन सोल्जर्स, और जिसमें वो सोल्जर्स की बात करता है, आर्टिस्ट की बात करता है। कहता है कि बड़े बड़े म्यूजिशियंस, बड़े बड़े मौसीकार जो हैं वो मौसीकी तरतीब देते हैं, लेकिन वो उस दौर में तो बड़ी वो मौसीकी उसकी मशहूर होती है, फेमस होती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो मौसीकी ओल्ड हो जाती, पुरानी हो जाती, तो उसका वो उसके अंदर वो उसका वो अट्रैक्शन नहीं रहती जो एट द टाइम इट वाज प्रोड्यूस्ड। तो इसी तरह जो है मतलब कहता है कि हर चीज़ को यहाँ पे दमाम हासिल नहीं है, तो इसलिए ये कोई इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। एंड स्टेटसमैन हाईलाइट्स द फर्टिलिटी ऑफ शोइंग ऑब्सेशन, और कहता है कि वो इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि ये जो हम जुनून दिखाते हैं ना दुनियावी अचीवमेंट्स पर, हम दुनियावी कारनामों पर बड़ा बड़ा हम जो जुनून दिखाते हैं, बड़ा ऑब्सेशन दिखाते हैं, वो उसकी फजूलियत ये जाहिर करती है। यानी उसने इन चीज़ों की फजूलियत के ऊपर ये बात की कि ये सारी चीज़ें कामयाबी ये फजूल हैं। ईच फील्ड इज फील्ड विद इट्स ओन पॉइंट, पर हर फील्ड जो है अपनी क्या मायूसियों से भरा हुआ है। द पोएम एडवोकेट्स फॉर लिविंग लीडिंग लाइफ, और कहता है कि ज़िंदगी गुजारने पे की हमायत करता है कि ज़िंदगी गुजारिए इन द प्रेजेंट हाल के मुताबिक, जिस तरह के भी हाल में आपके पास है। एंड अप्रिशिएटिंग फ्लीटिंग एक्सपीरियंसेस, और आपसे जो सिरकते तजर्बात ना आपके हाथों से जो निकल रहे हैं उनको भी अप्रिशिएट कीजिए, इवन व्हेन दे आर इम्परफेक्ट और टेम्परेरी, अगरचे वो जितने ही नाकस और आर्जी क्यों ना हो। अब शायर की अपनी इस महबूबा के साथ ये जो आखिरी राइड है ये आर्जी है और परफेक्ट भी नहीं है, सिर्फ राइड ही है, बात सिर्फ राइड तक ही रहनी है, परफेक्ट भी नहीं है, फिर भी वो हैप्पी। सो कंक्लूजन निकालते हैं। इन कंक्लूजन
द लास्ट राइड टुगेदर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लव, और ये गौर व हौस करती है, सोच विचार करते लव पे, ख्वाहिश पे और उसकी फुलफिलमेंट पे। द पोएम अर्जेस, और शायर उकसाती है, मोटिवेट करते हैं मे बी टू अप्रिशिएट लाइफ मोमेंट, कि ज़िंदगी के मोमेंट्स को हम अप्रिशिएट करें विदाउट गेटिंग टू फिक्सेटेड, बहुत ज़्यादा परेशान हुए बगैर ऑन रिजल्ट इसके नताइज पर। द सीपर एक्सेप्ट, और शायर जो की जो कबूलियत है, जो कनात परस्ती ऑफ इज अनफुलफिल्ड लव, अपनी नामुकम्मल मोहब्बत पर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्रॉडर मैसेज, एक बड़े मैसेज में तब्दील हो जाती है। बहुत बड़ा मैसेज दे दिया राइटर ने। वी शुड फाइंड पीस इन प्रेजेंट, कि हमें जिस तरह की भी ज़िंदगी है, प्रेजेंट सिचुएशन जो भी है ना, हमें उसमें पीस तलाश करना चाहिए, सुकून तलाश करना चाहिए। दिस मैसेज मेक्स द पोएम अ थॉट प्रोवोकिंग पोएम ऑफ पीस ऑफ लिटरेचर, और इस तरह से ये नज़म जो है कि फिक्र अंगेज नज़म बन जाती है, थॉट प्रोवोकिंग पोएम बन जाती है। क्या बात है इस नज़म की। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स को आपको ये वीडियो जो पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स आप इसका मटीरियल जो है वो याद रखिए, और ख़ास तौर पे जो इसका जो मेन पॉइंट आपने जहन में रखना है ना, वो आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है इसका आपको पता होना चाहिए बस। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।